जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हमारा पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चलेगा। इससे पहले साथियों आपका पॉलिटी में ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और सब्जेक्ट वाइज क्लास में ज्योग्राफी में लगभग 6 से 7 प्रैक्टिस सेट, साइंस में लगभग 11 से 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और रात 8 बजे की क्लास में टोटल 50 सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका ये सभी क्लास छूटा हुआ है तो ये जो बिहार पुलिस का बैच है इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब क्लास मिल जाएगा, क्लास का PDF आंसर के साथ मिल जाएगा। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और ये क्लास बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए ज़रूरी है, तो दोनों इस क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का संघ डैश है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। चलिए बताइए, क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। भारत का संघ डैश है। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन सी। भारत का संघ क्या है? भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हुए हैं और इसके बारे में भाग 1 अनुच्छेद 1 में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश में जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी था पोर्ट ब्लेयर। अभी भी पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर का नाम अब चेंज करके कर दिया गया है श्री विजयपुरम। तो अगर आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है, तो श्री विजयपुरम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया है। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार आपने पढ़ा होगा मौलिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। पहले आता है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक में है समानता का अधिकार। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए को यहाँ पर चेक करते हैं। कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निषेध से बचाव, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 22 में बताया गया है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में पहले भी हमने आपको बताया है, आर्टिकल 19 में है। जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता का बचाव, इसके बारे में आर्टिकल 21 में है। तो यहाँ पर बोला गया स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार कौन सम्मिलित नहीं है? तो 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है, तो 22 यहाँ पे है, 19, 21 ये तो आपका स्वतंत्रता में आएगा। जबकि विवेक की स्वतंत्रता ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं आता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब साथियों, मौलिक अधिकार की बात करें, जिसके बारे में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में बताया गया है, और भाग पूछे तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितना था? तो 7। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, अब इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को अब आर्टिकल नंबर 300A में रखा गया है। अच्छा, संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। तो इतने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, सभी को आपको ध्यान रखना है। और साथियों, अगर आप बिहार पुलिस का बैच लेना चाहते हैं तो क्लास खत्म होने के बाद आपको बैच के बारे में बता देंगे। बैच आपको कैसे लेना है, कितना में मिलेगा, बैच में क्या क्या मिलेगा और कैसे आपको बैच को ज्वाइन करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए।
और देखिए आज पॉलिटी का तीसरा क्लास है, तो जिन्होंने क्लास को शुरुआत से नहीं देखा है आप लोग शुरुआत से क्लास को कीजिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला है। इससे पहले सब्जेक्ट वाइज में आपका ज्योग्राफी में भी 4 से 5 क्लास हो चुका है, साइंस में भी लगभग 11 क्लास हो चुका है। अगर आपका छूटा हुआ है तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको सब क्लास मिल जाएगा। क्लास का PDF आंसर के साथ में मिल जाएगा, पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा 1 लाइनर फॉर्म में, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं सभी का नोट्स भी तैयार करके हम डेली वहाँ पर बैच में देते हैं। तो एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त क्या यह है कि सभा होनी चाहिए। तो देखिए एकत्रित होने का मतलब क्या है, भीड़ लगाना, सभा करना, इसका मतलब यही होता है। और कैसा सभा होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए क्या अहिंसक होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, ये भी सही है, रचनात्मक उद्देश्य के लिए होना चाहिए, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र विहीन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, एकत्रित होने का नागरिक को अधिकार है, लेकिन कैसा, शस्त्र लेके नहीं। ठीक है, शांतिपूर्वक और शस्त्र विहीन तरीके से अगर आप लोग सभा करते हैं, ठीक है, या भीड़ लगाते हैं तो ये आपको अधिकार है, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र विहीन तरीका से। तो ऑप्शन सी में भी अहिंसक है, डी में भी शांतिपूर्ण है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे सटीक आंसर होगा शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा। देखिए भारतीय संविधान क्या घोषणा करता है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया है तो उसको सज़ा कैसे मिलेगा, उसी प्रकार से सज़ा मिलेगा जिस प्रकार कानून में बताया गया है। अब ये नहीं कि अगर किसी ने मर्डर किया तो उसको बीच चौराहे पर फांसी में लटका देंगे या बीच चौराहे पर मारेंगे, ये ऐसा भारत में नहीं होता है। यहाँ पर बोला गया जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा का मतलब होता है, जीवन का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको सज़ा जो मिलेगा विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसी के तहत। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है जीवन और स्वतंत्रता। बिल्कुल सही है, किसी दशा में वापस नहीं ली जा सकती है, ये गलत है। अगर अपराध करेगा तो जीवन उसका ले सकता है, यानी कि किसी का मर्डर कर दिया तो फांसी की भी सज़ा होता है। राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल के समय वापस ली जा सकती है, ये गलत है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही जवाब है, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है उसी के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता यानी कि समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसका आंसर याद रखिएगा, एकमात्र गोवा राज्य है जहां पर सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू किया गया। ठीक है, अच्छा समान नागरिक संहिता के बारे में हमने आपको बताया था, आर्टिकल नंबर 44 में है कॉमन सिविल कोड, यानी प्रत्येक नागरिक के लिए जो भी कानून होगा, यानी विवाह से संबंधित जो भी कानून होगा, तलाक से संबंधित जो भी कानून होगा, हर एक व्यक्ति के लिए समान होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। आर्टिकल नंबर 44 के तहत हर कानून सभी के लिए समान होगा, और इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य है गोवा। अच्छा गोवा की बात करें, ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा, इसकी राजधानी पणजी है। ठीक है, और भारत का एकमात्र गोवा ऐसा राज्य है जो सबसे बाद में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। अब देखिए आपको हड़बड़ी में आंसर नहीं कर देना है 5 वर्ष, ऑप्शन को देखिए सही से, यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना होता है। अच्छा हमने आप पूछा था गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, फटाफट से बताइए गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होता है। तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का।
5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री विश्वास मत को खो देता है तो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ता है पहले ही। 5 वर्ष तो सही है, लेकिन ऑप्शन को देखते हैं। जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल का नेता बना रहता है, यह राष्ट्रपति के निर्देश पर निर्भर करता है, ये तो सरासर गलत है। जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास, बिल्कुल सही है। देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति तब तक ही बना रह सकता है, ऐसे तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा में विश्वास बनाए रखता है तब तक ही वह प्रधानमंत्री बना रह सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? देखिए, ये सब जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसी प्रकार से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो भी क्वेश्चन बताएंगे ध्यान से समझिएगा। तो महालेखा परीक्षक, जिसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है, शॉर्ट में CAG, कैग। तो कैग की बात करें, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग के बारे में आर्टिकल नंबर 148 में बताया गया है। CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं CAG की नियुक्ति। CAG का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए, कैग अपने पद पर बना रहता है। अच्छा, भारत के प्रथम CAG कौन थे? तो MG सीतलवाड़। MG सीतलवाड़ भारत के प्रथम CAG थे। ठीक है, तो महालेखा परीक्षक का काम क्या होता है? तो महालेखा परीक्षक, या आपने सुना होगा लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति, उसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले इसका आंसर देते हैं। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसे देगा? तो भारत के राष्ट्रपति को देता है। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देता है। चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, कैबिनेट में बड़ा बड़ा मंत्री होता है, इसी में प्रधानमंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है। ठीक है, तो कैबिनेट के द्वारा ही, गृह मंत्री इसी में भी होता है, तो कैबिनेट के द्वारा ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। चलिए, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर है? आइए इस क्वेश्चन को आपको अच्छा से समझाते हैं। सबसे पहले धन विधेयक के बारे में आर्टिकल नंबर 110 में बताया गया है, वित्त विधेयक के बारे में आर्टिकल नंबर 117 में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे धन विधेयक की बात कर लें तो धन विधेयक अगर पारित होता है, धन विधेयक, तो राज्यसभा जो है धन विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकता है, उससे अधिक नहीं रोक सकता। यानी कि वित्त विधेयक और धन विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक को रोका जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को रोका नहीं जा सकता है। अगर मान लीजिए राज्यसभा रोकना भी चाहे धन विधेयक को तो 14 दिन के लिए ही रोक सकता है, उसके बाद उसको पारित करना पड़ता है। अगर पारित नहीं करता है राज्यसभा धन विधेयक को पारित तो वह स्वतः ही पारित हो जाता है, लेकिन वित्त विधेयक को राज्यसभा रोक सकता है। तो आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। वित्त विधेयक केवल एक सामान्य विधेयक है। वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। तो बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन की बात करें, वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। वित्त विधेयक को राज्यसभा रोक भी सकता है, नहीं भी रोक सकता है। लेकिन ऑप्शन सी की बात करें तो वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। अगर करना भी चाहे तो मैक्सिमम 14 दिन के लिए कर सकता है, उसके बाद स्वतः ही पारित हो जाता है। तो यही अंतर है एक धन विधेयक में और एक वित्त विधेयक में। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? तो अभी हमने आपको बताया था नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। ठीक है, तो ये जो संबंधित होता है
लोक लेखा समिति से। कैसे आपको बताते हैं। देखिए, देश के अंदर जितने भी सरकारी काम होते हैं उसकी जांच करता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट बनता है उस रिपोर्ट को देता है लोक लेखा समिति को। यानी कि सीएजी जो जांच करता है तो एक रिपोर्ट तैयार करता है और इस रिपोर्ट को किसको देता है, तो लोक लेखा समिति को ये रिपोर्ट सौंपता है सीएजी। तो आंसर क्या होगा, लोक लेखा समिति से संबंधित है सीएजी। अब लोक लेखा समिति की बात करें, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 22, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इस समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष के लिए होता है। कितना होता है, 1 वर्ष। लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन बोला जाता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं प्राक्कलन समिति में। सबसे पुराना समिति पूछे तो लोक लेखा समिति। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। देखिए, एक होता है संचित निधि। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। एक होता है संचित निधि और एक होता है आकस्मिकता निधि। यहाँ पर लिख देते हैं आकस्मिकता निधि। देखिए, दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले संचित निधि के बारे में आर्टिकल 266 में मिलता है और आकस्मिकता निधि के बारे में आर्टिकल नंबर 267 में बताया गया है। तो देखिए, संसद का आप सभी जानते हैं, संसद का सत्र चलता है, साल में 3 सत्र होता है संसद का। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जब अगर नहीं पढ़ा है तो आगे बताएंगे। तो साल में 3 बार संसद का सत्र चलता है। लेकिन संसद का, मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश में कोई बड़ा घटना हो गया और धन निकालना है, तो कहाँ से निकाल सकता है, तो इस आकस्मिकता निधि से, ठीक। और जब संसद चल रहा होगा, जब संसद का जब तक स्वीकृति मिलेगा तभी तक संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। यानी मान लीजिए किसी फंड की आवश्यकता होती है तो जब तक संसद की स्वीकृति नहीं होगी तब तक संचित निधि से धन नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर इमरजेंसी आ जाए और सत्र नहीं चल रहा है तब आप आकस्मिकता निधि का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जब संसद चल रहा हो तो संसद में पहले जो भी फंड पास कराना हो, बिल आता है उस पर, फिर उस पर बहस होता है। अगर वो पास हो जाता है तभी इससे आप धन निकाल सकते हैं। लेकिन ये ऐसा है कि अगर संसद नहीं भी चल रहा है और देश में कोई बड़ा घटना घट गया है तो यहाँ से धन निकाला जा सकता है। तो वही बोल रहा है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है। तो याद रखिएगा, संसदीय स्वीकृति के पूर्व, यानी संसद का कार्यकाल नहीं चल रहा है तो उसके पूर्व भी यहाँ से धन निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय संकट के समय, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी को माना गया है बुक में, तो आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है उसी प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान हटाया जा सकता है, ना कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश इसको नहीं हटा सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी गलत है। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, ये भी गलत है। संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, इसी को बोला जाता है महाभियोग। महाभियोग में क्या होता है, संसद के दोनों सदनों में अगर 2/3 बहुमत से प्रमाणित हो जाता है मुख्य न्यायाधीश पर या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त पर, तो उसको पद से हटाया जा सकता है। तो आंसर याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो प्रस्तावना की बात करें, इसमें अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया है और वो है 42वां संशोधन 1976। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष बोला गया है, ये जोड़ा गया है 42वां संशोधन के द्वारा। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है।
तो देखिए एक होता है अटॉर्नी जनरल, जिसको क्या बोला जाता है, महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल जिसको हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है, और महान्यायवादी सरकार का क्या होता है, सरकारी यानी कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, तो महान्यायवादी के लिए भी एक कानूनी सलाहकार होता है जिसको कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल। तो इसका आंसर क्या होगा, कानूनी सलाहकार। ठीक है, जिस प्रकार भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होता है कानूनी सलाहकार, उसी प्रकार इसकी मदद के लिए यानी अटॉर्नी जनरल की मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है, और वो भी क्या होता है, कानूनी सलाहकार। तो जिस प्रकार भारत सरकार का महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार का भी होता है, क्या होता है, महाधिवक्ता। महान्यायवादी होता है केंद्र सरकार के लिए, और राज्य सरकार के लिए होता है महाधिवक्ता। ये भी कानूनी सलाहकार होता है राज्य सरकार का। ठीक है, महाधिवक्ता को इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अटॉर्नी जनरल के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, क्वेश्चन बन सकता है, तो आर्टिकल नंबर 76 में, और महाधिवक्ता के बारे में आर्टिकल नंबर 165 में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, तो यह आर्टिकल 51 संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 50 किससे संबंधित है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है 50 में। अच्छा, आर्टिकल 44 में क्या है, तो अभी हमने आपको बताया था समान नागरिक संहिता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये कथन है महात्मा गांधी का, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब होती है, तो हम आपको बता चुके 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर हुआ था, बम्बई में। किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो बम्बई में हुआ था 1885 में, जिसका अध्यक्ष कौन बना था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका PDF आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। तो आंसर है 15। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों, तो ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि यानी 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यहाँ पर A ऑप्शन सही है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, तो भारतीय संविधान को माना जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है, ये तो भाग 1 और पहली अनुसूची में दिया गया है। यहाँ पर A ऑप्शन आपका सही जवाब है, पहली अनुसूची में। टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से आपका मूल संविधान में पहले 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में जोड़ा गया है सभी को। तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, इसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची को बाद में जोड़ा गया था 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और 12वीं को जोड़ा गया है 74वां संशोधन 1992 के द्वारा। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल बदल से, 11वीं पंचायती राज से, 12वीं नगर पालिका से, और 8वीं भाषा से। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 22 जुलाई 1947 को। A ऑप्शन यहाँ पर सही है। शक संवत किस शासक द्वारा जारी किया गया, आंसर है कनिष्क।
राष्ट्रीय गान के गाने में 52 सेकंड लगता है, इसके प्रथम और अंतिम पंक्ति को गाने में कितना समय लगेगा? आंसर हो जाएगा इसका 20 सेकंड। भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? आंसर है 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, यानी कि लागू होने से 2 दिन पहले। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि शक संवत है, इसको कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन, यानी 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति कब दी गई? तो अभी हमने आपको बताया 22 जुलाई 1947 को। और ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा जन गण मन के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आखिरी क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपातकाल के बारे में हमने शायद कल या परसों ही बताया था कि जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, यानी कि जर्मनी के संविधान से आपातकाल को लिया गया है, ठीक है। आपातकाल के बारे में आर्टिकल नंबर 352 है, 356 है और 360 है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन है आज का। प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको कोर्स के बारे में जानना है आप लोग देख लीजिए, और जिनको पता है आप लोग क्लास छोड़ के जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आप लोग क्लिक करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ आपको अंदर में दिखाई देगा। बैच में क्या क्या मिलेगा? तो डेली जो क्लास होता है उसका PDF मिल जाएगा पूरा आंसर के साथ में। किस प्रकार मिलेगा? तो जैसे ये क्वेश्चन है इसी के नीचे आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, जस्ट क्वेश्चन के नीचे। दूसरा, सब्जेक्ट वाइज क्लास का PDF और आंसर मिल जाएगा, क्लास भी मिल जाएगा आपको। शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, जो छोटा छोटा नोट्स होता है जहाँ से बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं वो आपको मिल जाएगा। डेली क्लास का नोट्स मिल जाएगा जो एक्स्ट्रा बताते हैं। टोटल 24 नोट्स हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा पिछले 12-13 साल का, यानी बिहार पुलिस में 2010 से लेकर अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको 1 लाइनर फॉर्म में मिल जाएगा इस क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। तो ये 499 का बैच मात्र अभी आपको 139 में मिल जाएगा। ऑफर सीमित समय के लिए है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं।